जय श्री श्याम, नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एग्ज़ाम चल रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के भी चल रहे हैं और कोटा यूनिवर्सिटी के चल रहे हैं। सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर जल्दी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको समय रहते प्रोवाइड करवा देता हूँ। कोशिश करता हूँ कि समय पर आपको मैं सारे क्वेश्चन उपलब्ध कराऊँ, लेकिन वही बात, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती इसलिए माफ़ी का हकदार हूँ। मैं तो सबसे यही कहूँगा कि हमको माफ़ी दे दो साहिब। माफ़ी क्या दे दे सर, आप क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेट लेकर आते हो। लेट नहीं करता हूँ मैं, लेकिन लेट हो जाता हूँ। फिर इसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो बीएससी पास कोर्स के 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका जूलॉजी। अब एक बात काम की है, पहले वीडियो को देखने से पहले इस काम वाली बात को सुनो। काम वाली बात क्या है गुरुजी? काम वाली बात ये है बेटा कि 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट जो हैं अभी, वो जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे तब उनका कोई जूलॉजी का पेपर रह गया और अभी साथ में लग रहा है। ओके, थर्ड सेमेस्टर के साथ में लगा था लेकिन नहीं क्लियर हो पाया। तो फिफ्थ सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं और जिनका जूलॉजी बैक है उसके लिए तो मैं आज लेकर आया हूँ। लिखा है मैंने बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी बैक पेपर फर्स्ट सेमेस्टर। मतलब बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में है ये जूलॉजी, बीएससी फिफ्थ का नहीं है। उनका तो पेपर लग गया, एग्जाम लग गए और हमने जो बताया वही क्वेश्चन आए। लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और उनका जूलॉजी बैक है। अब कई स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर ये थर्ड सेमेस्टर के लिए भी है क्या? थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस अलग है, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा, आज ही अपलोड कर दूंगा, वो अलग है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं 10-12 क्वेश्चन और 15-20 क्वेश्चन छोटे शॉर्ट क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट रहने वाले किनके किनके लिए? जो स्टूडेंट अभी फिफ्थ सेमेस्टर में एग्जाम दे रहे हैं और उनका जूलॉजी पेपर बैक है फर्स्ट सेमेस्टर का। ओके, थर्ड सेमेस्टर का नहीं, थर्ड सेमेस्टर का तो दे ही दिए वो, और थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए भी नहीं है। थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए यहां पे लिखूंगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी बैक पेपर फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, वो उनका सिलेबस अलग है। कई ये बच्चे देखें कि सर हम थर्ड सेमेस्टर, ये फर्स्ट सेमेस्टर का तो बता रहे हो आप, तो हमारा फर्स्ट का बैक है, ये नहीं है, उसका सिलेबस अलग है। क्योंकि ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। तो याद करो आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे तब कौन सा सिलेबस था। तो फिफ्थ सेमेस्टर वाले जब फर्स्ट सेमेस्टर में थे तब ये सिलेबस था, और जब थर्ड सेमेस्टर वाले फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो उसके लिए अलग सिलेबस है, तो उसके लिए अलग से क्लास होगी। आज की क्लास आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी बैक पेपर फर्स्ट सेमेस्टर। अति महत्वपूर्ण पर्सन, और वास्तव में अति महत्वपूर्ण पर्सन है। ये पढ़कर जाने के बाद में आपको कहीं ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। किसी भी पेपर में, गैस पेपर, मॉडल पेपर, ये आ गया वो आ गया, अति महत्वपूर्ण, कहीं पर भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, पूरा पेपर यहीं से ही आएगा। एक बात और दूसरी बात, आप बेफिक्र हो जाइए, बेचिंता हो जाइए, आपके अच्छे नंबर आएंगे गारंटेड। जब आप नोट प्रमोटेड आ गए थे ना, तब बच्चे कमेंट करे थे ना, तो वही ये है कि इतिहास अपने आप को न दोहराए। जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फर्स्ट पेपर के जो बैक पेपर है ना उनको क्लियर कर लो, अन्यथा इतिहास फिर अपने आप को दोहराएगा। नहीं सर, आपके रहते बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पहली बात, राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर, थोड़े थोड़े आंसर ही हम देखते चलेंगे इनके। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बैक पेपर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2022 जूलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो पहले अति लघुतरात्मक प्रश्न भी बना लिए। पंच जगत प्रणाली किसने प्रतिपादित की? आरएचबी टेकर ने। कोई बात। द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस। अंत परजीवी किसे कहते हैं? उदाहरण से ही समझाइए, अंत परजीवी के एग्जाम्पल देने। विखंडन, ये जनन का प्रकार है बेटा, विखंडन एक जनन का प्रकार है, ठीक है ना, संघ प्रोटोजोआ में पाया जाता है, वो वाला विखंडन है। ओके, बहुरूपता संघ सिलेंट्रेटा की विशेषता है, दो रूपों में पाया जाता है, वही बहुरूपता बता देना, आप बढ़िया से आंसर दे देना। परवाल भित्तियां, कोरल रीफ के बारे में आपको बताना है, परवाल भित्तियां क्या है, ठीक है। उसके बाद में ज्वाला कोशिकाएं संघ सिलेंट्रेटा की विशेषताएं हैं। संघ एनिलिडा की स्थापना किसने की, इसके बारे में बताना है। मोती का रासायनिक संगठन, पोलिपोर मेडुसा अवस्था में अंतर, वही एक ही बात है, जो ये पढ़ के गया वो इसका भी उत्तर देगा, दोनों का उत्तर देगा। ओके, संघ एनिलिडा की बात हो गई। मोती का रासायनिक संगठन, पोलिपोर मेडुसा अवस्था में अंतर, हिरुडिनिया के प्रमुख लक्षण बताओ, हिरुडिनिया के आपको प्रमुख लक्षण बताना है हिरुडिनिया के। ओके, देगुआ को परिभाषित करो। सीलोम, सीलोम तो मैंने, सीलोम के लिए तो आप अगर इनके आंसर देखना चाह रहे हो ना, तो अभी फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्या
क्या कह रहा था, फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम लगे ना उससे पहले मैंने इनके सारे वीडियो डाल रखे हैं, ठीक है ना। संघ एनीलिडा का भी पूरा, ज्वाला कोशिकाओं का, प्रवाल भित्तियों का, आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर इनके आंसर देख सकते हो। वहां कंप्लीट देव गुहा को कंप्लीट बता रखा है, कंप्लीट देव गुहा को समझा रखा है। 40-50 मिनट की क्लास है, आराम से देख देव गुहा जीती जिंदगी नहीं भूलोगे आप। आगे आ जाओ सर, रात्रिचर प्रवासी से आप क्या समझते हैं? प्रतिगामी का यंत्रण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा, पक्का आएगा, 101% लिख लो, कमेंट हो देना नहीं आए तो। मैं कह रहा हूं ना, प्रतिगामी का यंत्रण आएगा, आएगा, इसको आना पड़ेगा। एसिडियन, एसियन नहीं बेटा, एसिडियन टेडपोल लार्वा के लक्षण बताइए। एसिडियन टेडपोल लार्वा के, एसियन नहीं, ओके, ये टाइपिंग में थोड़ा सा हो गया। नालपाद, नालपाद नहीं है, नालपाद के 3 प्रमुख भाग, जो ट्यूब फिट है के 3 भागों के नाम बताने हैं। अनुकूली अभिसरण, अनुकूली विकर्ण बोल दो, अनुकूली अभिसरण बोल दो। अनुकूली विकर्ण तो आप समझते हो, जूलॉजी में 4-5 साल से पढ़ के आ रहे हो। कई बार क्या होता है, तो विभिन्न आवासों के प्राणी एक जगह रहने लग जाते हैं अलग स्थान पर, ठीक है ना। अब वो क्या होते हैं, उनकी जातियां तो अलग अलग होती है, लेकिन एक जगह रहने से उनमें समानताएं आती है और एक नई जाति का निर्माण कर लेते हैं, वही अनुकूल। अब बच्चे क्या अनुकूली अभिसरण में, अनुकूली विकिरण में विकिरणों के बारे में लिख देते हैं। विकिरण वो नहीं है कि 2 अलग अलग जातियों के जीव जब एक अन्य स्थान पर, अन्य आवास में रहते हैं, तो उनमें काफी समानताएं देखने को, एक नई जाति बन जाती है, वो अनुकूली विकिरण कहलाता है। मनुष्य का दंत सूत्र लिखो, और दंत सूत्र क्या होता है उसके बारे में बताना, ओके। देख लो, ये सारे क्वेश्चन है, आराम से देख लो। नहीं सर, हम तो वो आदमी हैं मैं जी सर, हम तो स्क्रीनशॉट वाले आदमी हैं, जिंदगी में स्क्रीनशॉट में रह जाओगे बेटा। आगे आओ, एमोसिट लार्वा का महत्व बताइए। एमोसिट जो लार्वा है उसका क्या महत्व है वो आपको कंप्लीट बताना है, 2-3 लाइनों में आंसर देना है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्धन में इंपॉर्टेंट है, आएगा सवाल यहां से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यहां से सवाल आएगा। आगे आ जाओ, प्रमोचन क्या है, एपोलाइसिस क्या है, इनियासोलियम वगैरह जो प्राणी हैं उनमें क्या होता है कि अलग से मल द्वार, वो मतलब एनएस वगैरह नहीं पाई जाती, जो एक्सक्रीटरी पार्ट है वो नहीं पाए जाते, तो अंतिम जो खंड है उनमें ही उनका जो वेस्टेज रहता है, तो उस खंड को क्या कर देते हैं, वो अलग कर देते हैं, टुकड़े खंड टूटकर अलग हो जाते हैं। मात्र प्राणी से जो खंड टूटकर अलग होना क्या कहलाता है, एपोलाइसिस कहलाता है। क्रस्टेशिया वर्ग के सभी लार्वाओं के नाम लिखो, नाम ही पूछा या तो, नोप्लियस, मेटानोप्लियस, जोइया, मेगालोपा, ये सारे लार्वाओं के नाम लिखने, ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है। क्रस्टेशिया के विभिन्न जो लार्वा है ना, उनका उधर भी बड़े क्वेश्चनों में भी आएगा, तो आप इनको नाम नहीं, इनको तो पढ़ के जाना, 1-2 लार्वा पूछेगा। अब बड़े क्वेश्चनों की तरफ आ जाइए। बड़े क्वेश्चनों में हम बात करते हैं, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, मैं तो थोड़ा सा और, अब दिख रहा है। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की बात करें, संघ प्रोटोजोआ में गमनांग और गमन। संघ प्रोटोजोआ में किसके द्वारा गमन होता है, सीलिया के द्वारा होता है कि फ्लैजेला के द्वारा होता है कि कसाब के द्वारा होता है? बिल्कुल सर सही कह रहे हो आप, तीनों के द्वारा होता है। तो गमनांग, गमन अंगों के बारे में बताना है और गमन को बताना है, जैसे स्पेशल पूछ लेता है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में पूछ लिया, पैरामीशिया में गमन को समझाई। अब क्वेश्चन आ जाएगा वहां पर, पैरामीशिया में गमन को समझाया, मैं जी सर आपने तो बस दिया ही नहीं, आया नहीं सर। अरे मैंने पूरा ही दे दिया, संघ प्रोटोजोआ में गमन व गमनांग, तो प्रोटोजोआ का ही तो प्राणी है। अमीबा में पूछ ले, सुडोपोडियल लोकोमोशन, गमना, ये लो सर ये तो दिया ही नहीं। कूटपाद, ये गमन, कूटपाद क्या होते हैं, निम्न पर टिप्पणी लिखो, कूटपाद, ये लो सर आपने तो दिया ही नहीं। अरे तो गमन अंग पढ़ोगे तो वहां सुडोपोडिया तो पढ़ोगे ना, फ्लैजिला सीलिया तो पढ़ोगे ना, तो वहीं से आगे ना क्वेश्चन। पोरिफेरा में नाल तंत्र को समझाए, कैनाल सिस्टम। अब यहां पर कई बार क्या होता है, ये पूरा न देकर एस्कोन, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, एस्कोन, साइकोन, यूकोन और रेकोन, ठीक है। तो कई बार ऐसे दे देता है, अंतर बताइए एस्कोन और साइकोन में। हाँ बात तो सही है, बात तो सही। क्वेश्चन नंबर 3 है, टीनिया सोलियम के जीवन चक्र को समझाए, लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया सोलियम, कैनाल सिस्टम एंड पोरिफेरा। के बाद में अगला क्वेश्चन हमने लिया है, टिप्पणी पर शॉर्ट नोट्स, राइट शॉर्ट नोट्स और गिवन पॉइंट। प्लेटियलमेंथीज में परजीवी अनुकूलन, पैरासाइट अडेप्टेशन इन प्लेटियलमेंथीज, मतलब प्लेटियलमेंथीज में ऐसे कौन से अनुकूलन है जिनके कारण वो अंतःपरजीवी के रूप में रहते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ सर, आगे आ जाओ। तो प्लेटियलमेंथीज में परजीवी अनुकूलन के बाद में एस्केरिस का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस, और पॉलीमॉर्फिज्म को समझाना है। इसके बाद में संघ पोरिफेरा की विशेषताएं बतानी है। ये लो, केवल 5 क्वेश्चन दिए हैं और यहां से 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको करना है कितना, 1, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म इंपॉर्टेंट है बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 2 में आइए,
आ जाओ सारे के सारे बच्चे आ जाओ एक बार फिर से। यूनिट 2 क्या कह रही है? एनिलिडा के लक्षण बताती हुई इसमें देवगुआ को समझाओ। एनिलिड्स के करेक्टर और सीलोम किस प्रकार से, फॉर्मेशन ऑफ सीलोम बताना है आपको। ऑर्थोपोडा के विभिन्न लार्वा, अब तो आ गई ना, वहां तो केवल शॉर्ट जो क्वेश्चन थे ना अति लघुतरात्मक, वहां तो मैंने इतना ही दिया था कि क्रिस्टेशिया के या आर्थ्रोपोडा के जो प्रकार के जो लार्वा है उनको समझाओ। यहां मैंने क्या, यहां मैंने दिया है आपके लिए इंपॉर्टेंट विभिन्न प्रकार के लार्वा, नोप्लियस, मेटानोप्लियस, मेगालोपा, जितने भी लार्वा है जोइया, सबको, सबके बारे में कई बार दो के बारे में पूछ सकता है, कई बार एक के बारे में पूछ सकता है, तो यहाँ आपको कंप्लीट देख के जाना है। तारा मछली में जल समन तंत्र पिछली बार भी पूछा है, अब ये क्वेश्चन दो तीन प्रकार से आ सकता है। तारा मछली में जल समन तंत्र, तारा मछली में नालपाद, अब क्वेश्चन आ गया नालपाद को समझाओ। बच्चे क्या कमेंट करेंगे? यहां पर नालपाद के बारे में आ गया, ट्यूब फिट, ओके। तो मेरे को एक बात बताओ लालाओ, भाई नालपाद के द्वारा ही तो गमन होता है, और वो उसी में से जल जब प्रवेश करता है ट्यूब फिट में से, तो वही तो एक प्रकार का क्या बनाता है, जल समन तंत्र। तो आप जल समन तंत्र पढ़ोगे तो नालपाद पढ़ोगे ना, तो नालपाद आ जाए तो ये लिख देना, ट्यूब फिट आ जाए तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम आ जाए, तो दोनों एक ही प्रकार है, इसी में दो कर छिपे हुए। ओके, निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखो। टॉर्सन, डिटॉर्सन, गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा में ऐठन मोलस्का से दिया है क्वेश्चन में, टॉर्सन, डिटॉर्सन, ऐठन बताइए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मोती निर्माण, पर्ल कल्चर, पर्ल फॉर्मेशन, मोती निर्माण, कीटों में कायांतरण। यहां से ये जो टिप्पणी वाला है ना, यहां से एक टिप्पणी पूछेगा, ये लो, इनमें भी, इन इंपॉर्टेंट में भी ये इंपॉर्टेंट बता दिया हूं मैं, ये लो, टॉर्सन, डिटॉर्सन, मोती निर्माण, कीटों में कायांतरण, छेगा, छेगा। यूनिट नंबर 3 में प्रतिगामी कायांतरण, रेट्रोग्रेसिव एक तो होता है, अनुगामी एक होता है प्रतिगामी। जो एसिडिन ट्रेडपोल लार्वा में हम देखते हैं कि लार्वा की जो टेल होती है वो एडल्ट के समय क्या हो जाती है, वहां से हट जाती है। तो अंगों का हटना, शरीर से अंगों में कमी होना क्या कहलाता है, प्रतिगामी कायांतरण। पूरा बताना है इसको। एमोसिट लार्वा के बारे में बताना है। मछलियों में पैतृक रक्षण, पेरेंटल केयर, पेरेंटल केयर इन फिशेज एंड माइग्रेशन, रिप्रोडक्शन के लिए, आवास के लिए, फूड के लिए, भोजन के लिए। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, पक्षी वगैरह है, मछलियां वगैरह है, एम्फीबियंस है, ये अपने स्थान को छोड़कर दूर चले जाते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद में वापस अपने स्थान पर आते हैं, ज्यादातर जनन के लिए, क्योंकि वहां जो मौसम है उनके लिए अनुकूल नहीं होता। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पक्षियों का प्रवास माइग्रेशन कहलाता है, प्रवास कहलाता है। पक्षियों का जाना या पक्षियों का, प्राणियों का जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। साइबेरियन क्रेन जो आती है, ठीक है ना, ये प्रवासी। एसिडिन टेडपोल लार्वा, एसिडिन टेडपोल लार्वा के बारे में बताना है, एसिडिया से है, ओके। मछलियों के सल्क, फिशिज, सेल्स ऑफ फिशिज, प्रोटोकोडेटा के सामान्य लक्षण, प्रोटोकोडेट्स जो हैं उनके सामान्य जनरल करेक्टर बताने, 10-12 करेक्टर तो लिखकर आने ही आने हैं आपको। मछलियों में ऑस्मो रेगुलेशन एवं फिन्स को बताना है, मछलियों में जो पराशरण नियमन होता है उसको बताना है, और उनके जो फिन्स होते हैं उनको बताना। हाँ सर, आगे आ जाओ, आ जाओ तो आगे आ जाओ। 4 नंबर क्या कह रही है, एम्फीबिया में पैतृक रक्षण, पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस, विषैले, विषैला नहीं, विषैले और विषहीन दो प्रकार के स्नेक्स होते हैं, पॉइजन्स, पॉइजनस, ओके। तो दोनों प्रकार के जो सांप हैं उनमें क्या अंतर है, सर्पों में अंतर बताइए। एम्फीबिया के सामान्य लक्षण, जनरल करेक्टर क्या है, क्यों इनको एम्फीबिया कहते हैं। एम्फीबिया के जनरल करेक्टर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट बीएससी पार्ट फर्स्ट में जा सकते हैं, वहां हमने इनके करेक्टर बता रखे हैं, ओके। कोई बात नहीं, सर हम पढ़ लेंगे, खुद ही पढ़ लेंगे, पढ़ लो भाई साहब। निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखो। नियोटेनी चीर भ्रूणता इंपॉर्टेंट है। देखो, लार्वल जो फॉर्म होती है वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं होती है, एडल्ट फॉर्म जाने के बाद में एनिमल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि ऑर्गन डेवलप नहीं होते। लेकिन यहां पर क्या है, ऐसी अवस्था जिसमें लार्वावस्था जनन के लिए तैयार हो जाती है, चीर भ्रूणता बोलते हैं हिंदी में इसको, चीर भ्रूणता लिखा हुआ आ जाएगा, नियोटेनी ऐसा भी आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा कई बार इंग्लिश, बस चीर भ्रूणता नहीं आएगा, ओके। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। हाँ सर, सांपों में दंसन, बिटिंग, बिटिंग मैकेनिज्म इन स्नेक्स, किस प्रकार से सांप दंसन की क्रिया करते हैं। पक्षियों में उड़यन अनुकूलन, फ्लाइट एडेप्टेशन, ऐसे कौन से अनुकूलन है, कौन से एडेप्टेशन है जिनके कारण पक्षी उड़ते हैं। बोन्स के बारे में, फिन्स के बारे में,
लंग्स के बारे में, जो गोल ब्लैडर है उनके बारे में, बहुत सारे ऐसे आकार है उनका, बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर हैं जिनके कारण वो उड़ते हैं। उड़न अनुकूलन बताने हैं, प्रवास फ्लाइट, वही बात अभी साइबेरियन क्रेन का आया था ना, माइग्रेशन भी बताना है उनके बारे में। स्तनधारियों में दंत सूत्र, वो पहले भी मैंने दिया उधर, स्तनधारियों में मैमल्स का और खरगोश का दे रखा, वो सॉरी ह्यूमंस का और रेबिट का दे रखा है आपके सिलेबस में। तो दंत सूत्र और अनुकूली विकिरण, वही बात, अनुकूली विकिरण के बारे में बताना है और एक एग्जाम्पल भी देना है बढ़िया सा कंप्लीट। कम से कम यहाँ पर 2 पेज का काम है। पंखों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फीदर्स, टाइप्स ऑफ फीदर, पक्षियों में जो पंख होते हैं ना उनकी स्ट्रक्चर वगैरह आपको बतानी। ओके, ये लो भाई साहब, मैंने मेरा काम कर दिया है, समझ रहे हो। मेरी तरफ से मैंने जूलॉजी का पेपर बना दिया है। ये जूलॉजी का जो पेपर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले भी मैं जब क्लास स्टार्ट करी थी तभी भी कह रहा हूँ, और फिर आपकी 2 मिनट लेऊंगा, केवल और 2 मिनट। ये बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सही बात है सर, लगभग वे सभी यूनिवर्सिटीज जिनके पेपर सिलेबस सेम है उनके लिए लागू हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये भी चलने वाली बात है। ये 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, हाँ सर 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट, लेकिन उनका बैक पेपर है, हाँ सर बैक पेपर है, किसका, 1st सेमेस्टर का। अब कई बच्चे कमेंट करेंगे कि सर 3rd सेमेस्टर वालों का भी तो बैक है ना, एक ही दिन, बिल्कुल उनका टाइमिंग अलग है, वो 11 बजे से पेपर देंगे, ये 7 बजे से देंगे, 7 से देंगे ना, हाँ ये 7 बजे से देंगे, ओके, वो 11 बजे से देंगे, ओके, नहीं टाइमिंग सेम रहेगा उनका, बट वो क्या कह रहा था, पेपर दोनों को अलग मिलेगा। इनका ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा 3rd सेमेस्टर वालों को, जो पहले आपका भी ओल्ड सिलेबस मिलेगा, आपका भी ओल्ड सिलेबस, ये इसमें 3rd सेमेस्टर में तो अभी न्यू सिलेबस डाल दिया, ओके, तो जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग पेपर मिलेगा। तो अब 3rd सेमेस्टर वालों के लिए भी जूलॉजी है, और वो भी किस तारीख को है, 11 को ही है, ओके, तो 11 पहले, अब आज कितनी होगी ना, आज ही उसका भी पेपर आपको, ओके। अब मेरी तरफ से मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपका काम बच रहा है। सर हमारा क्या क्या काम है कि आप क्लास को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। हाँ सर कर देंगे बिल्कुल, और इन क्वेश्चन को रट लो, आपका काम यही है। और शेयर भी मत करो तो मत करो यार, पर आप कम से कम क्वेश्चंस को तो याद कर लो, ताकि अगली साल ब्रेक वेक नोट वोट तो आए ही नहीं, डायरेक्ट प्रमोटेड। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए